किंग लिहियन ने धीरे से जियोंग के गाल को छुआ। राजा जब उसका ठोड़ी अपने हाथ में पकड़े होता है, तभी मोकजू बीच में आकर उसका हाथ हटा देती है और कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, अब अंदर चलना चाहिए। राजा मान जाता है। चलते समय जियोंग घबराते हुए पूछती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राजा मुस्कुराकर चिढ़ाते हुए कहता है, तो अब डर लग रहा है। जियोंग मान लेती है कि हाँ, और कहती है कि उसकी जगह कोई भी होता तो डरता। राजा अपने गार्ड को इशारा करता है, जो तुरंत यान और गिलग्यूम के चेहरे ढक देता है। राजा कहता है, अब डर नहीं लग रहा होगा। यान हल्के से मुस्कुराकर जवाब देती है कि अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो डर भी नहीं है। राजा उसे भरोसा दिलाता है कि उसने उसके लिए एक खास जगह तय की है, जो उसे जरूर पसंद आएगी। दूसरी तरफ सीन बदलता है और शाही वैद्य सावधानी से राजा ली ह्योन के सीने से तीर का फाल निकाल रहे होते हैं। उसी वक्त मोकजू मौका देखकर चोरी छुपे वह तीर का फाल उठा लेती है। ऊपर से वह राजा के पास चिंता जताते हुए खड़ी रहती है और वैद्य से उसके हालात पूछती है। वैद्य बताते हैं कि एक खास मरहम पहले ही लगाया गया था, जिसकी वजह से खून बहा ही नहीं और राजा अब सुरक्षित है। वैद्य के जाते ही मोकजू सबको सख्त हिदायत देती है कि यह बात महल के बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। राजा हल्की मुस्कान के साथ वैद्य की बातें दोहराता है और उसे वह पल याद आ जाता है जब जियोंग ने अपने हाथों से वह मरहम लगाकर उसकी जान बचाई थी। राजा मन ही मन मान लेता है कि सचमुच जियोंग ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन तभी मोकजू ताना मारकर कहती है कि उसने जियोंग को सिर्फ इसलिए महल में रखा क्योंकि उसने उसे बचाया, गुनाह की वजह से नहीं। और वह तंज कसते हुए पूछती है कि जियोंग को कहाँ रखा गया है, किसी आलीशान हवेली में या बाहर किसी विला में? जिस पर राजा बस मुस्कुराकर कह देता है कि हाँ, बहुत ही खास जगह पर। अगला सीन कट होता है और असलियत सामने आती है कि जियोंग और गिलग्यूम जेल में बंद है। जियोंग गुस्से से इसे अपनी स्पेशल रेजिडेंस कहती है, जबकि गिलग्यूम हालात में पॉजिटिविटी ढूंढते हुए कहती है कि कम से कम नहाने और कपड़े बदलने का मौका तो मिला। उधर मोकजू को पता चलता है कि जियोंग जेल में है तो उसका शक और गहरा हो जाता है और वह अपनी दासी को आदेश देती है कि जियोंग की हर छोटी बड़ी खबर लाई जाए। इस बीच रॉयल किचन में शेफ यान स्टाफ को इकट्ठा करता है, जहां लोग राजा की वापसी और डायन वाली अफवाहों पर चर्चा कर रहे होते हैं, और यह भी कि पिछले हेड शेफ की मौत के बाद अगला हेड कौन बनेगा, और सब यान को सपोर्ट करते हैं। तभी मोकजू की दासी आती है और अपनी मालकिन के लिए तुरंत खाना बनाने का हुक्म देती है। दूसरी ओर मोकजू बेचैनी से जियोंग और राजा के रिश्ते पर शक करने लगती है और चीफ रॉयल सेक्रेटरी से गवर्नर लूटे गए खजाने और राजा जियोंग के बारे में सवाल करती है। जब सेक्रेटरी अनजान होने की बात करता है तो मोकजू जबरदस्ती उसे आदेश देती है कि गवर्नर के पूरे परिवार और नौकरों को पकड़कर चानवान भेज दिया जाए। सेक्रेटरी डरता है कि विद्रोह हो सकता है, मगर उसकी ताकत के आगे झुक जाता है। इधर संजय गुस्से में अपने पिता से मोकजू की शिकायत करता है। पिता उसे समझाते हैं कि नौकर का फर्ज है मालिक की आज्ञा मानना, लेकिन संजय पलटकर पूछता है कि अगर मालिक ही बदलना हो तो, और पिता चौंक कर पूछते हैं क्या वह जियोंग की बात कर रहा है, मगर बात अधूरी रह जाती है। रात को एक नकाबपोश आदमी जेल में घुसकर जियोंग और गिलग्यूम को आजाद कर देता है। दोनों उसके पीछे पीछे भागकर महल से बाहर निकलते हैं, जबकि गार्ड्स उनकी खोज में भागदौड़ करते हैं। और जब मोकजू को जियोंग के भागने की खबर मिलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मुखौटे वाला आदमी जियोंग और गिलग्यूम को एक रंगीन जगह पर ले जाता है जहां सर्कस का शो चल रहा होता है। आसमान में आतिशबाजी चमक रही है, ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही है और डांसर्स नाच रही हैं। वहां मौजूद सभी लोग उसी जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जिससे जियोंग और गिलग्यूम और भी डर जाते हैं और बस भागना चाहते हैं। लेकिन शो लगातार चलता रहता है। जियोंग अपने मददगार को ढूंढने की कोशिश करती है और एक मुखौटा पहने कलाकार के पास जाती है। जब वो अपना मुखौटा उतारता है तो जियोंग हैरान रह जाती है, वो खुद राजा ही होता है। तभी संजय राजा का स्वागत करता है और जियोंग जल्दी से कह देती है, तो आप ही थे जिन्होंने हमें बचाया था।
लेकिन संगजे तुरंत एक और आदमी को पेश करता है, गोंगिल। गोंगिल मुखौटा उतारता है और असली मददगार वही निकलता है। जियोंग उसे पहचान लेती है कि वह इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। इस बीच गिलग्यूम गोंगिल की शख्सियत और आकर्षण में पूरी तरह खो जाती है। राजा गोंगिल की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और उसे सोने के सिक्कों की थैली देता है। गोंगिल मुस्कुराकर ले लेता है, लेकिन बाद में चुपके से थैली में छुपा हुआ कागज निकालता है। राजा का गुप्त आदेश, जंगल में मुझ पर हमला करने वालों की जांच करो। राजा फिर जियोंग की तरफ सख्ती से मुड़ता है और चेतावनी देता है, अगर तुमने फिर भागने की कोशिश की तो इस बार मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत नहीं करूंगा। छुपकर मोकजू कुछ देख रही होती है। तभी जियोंग गुस्से में बोल पड़ती है कि राजा खुद दोषी है, पहले उन्हें छुड़ाया और अब इल्जाम भी वही लगा रहा है। राजा उसे घमंडी कहता है और सैनिकों को आदेश देता है कि लोहे की छड़ गर्म की जाए। गिलग्यूम को कुर्सी से बांध दिया जाता है। डर के मारे जियोंग और गिलग्यूम दोनों रोकर दया की भीख मांगते हैं। जियोंग कसमें खाती है कि वो फिर कभी भागने की कोशिश नहीं करेगी। राजा इस पर संतुष्ट होकर गिलग्यूम को छोड़ देता है। लेकिन अचानक राजा को भूख लगती है और वह आदेश देता है कि जियोंग उसके लिए शाही खाना बनाए। जियोंग हैरान रह जाती है कि राजा बार बार उसी से खाना क्यों बनवाना चाहता है। मुख्य ख्वाजा और उसका सहायक उसे शाही रसोई तक ले जाते हैं। वहां के शेफ यान और उसके सहकर्मी विरोध करते हैं, कहते हैं कि किसी औरत को शाही रसोई में खाना बनाने की इजाजत नहीं है। वे जियोंग से उसके बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तभी गिलग्यूम बीच में आकर सबको चुप करा देता है और याद दिलाता है कि यह राजा का सीधा आदेश है। मजबूरी में सारे रसोइये पीछे हट जाते हैं। जियोंग शाही रसोई का मुआयना करती है और सोचती है कि क्या पकाना चाहिए। तभी गिलग्यूम को मांस की खुशबू आती है और वह कुछ बचा हुआ मांस पाती है। जियोंग उसे चखकर समझ जाती है कि ये हिरण का मांस है। जब वह पूछती है तो ख्वाजा बताता है कि ये हिरण खुद राजा ने कल ही शिकार किया था। यह सुनकर जियोंग एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो अपनी खास डिश डियर स्टेक बनाएगी। उधर शेफ यान भागकर मोकजू की दासी के पास जाकर शिकायत करता है और जब ये बात मोकजू तक पहुंचती है तो वह गुस्से से भर जाती है और तुरंत राजा से मिलने का फैसला करती है। महल के अंदर जियोंग अपने पकवान राजा को पेश करती है। सबसे पहले वह बताती है कि इस डिश को कैसे खाना है। दासी पहले चखती है और स्वाद से दंग रह जाती है। जब राजा खाते हैं तो वह भी हैरान होकर कहते हैं कि उन्होंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद मीठा पेश किया जाता है और इस बार भी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते। आखिर में जियोंग हिरण का मांस वहीं उनके सामने पकाती है और कहती है कि जब खाना सामने बनता है तो भूख और बढ़ जाती है। पकने के बाद जब वह परोसती है तो इस बार राजा दासी को नहीं बल्कि खुद जियोंग को पहले चखने का हुक्म देते हैं। जियोंग जब खुद खाती है तो राजा को अपनी माँ की याद आ जाती है, जब बचपन में वो उन्हें इसी तरह खिलाया करती थी। भावनाओं से भरे राजा जियोंग से कहते हैं कि वह उन्हें अपने हाथों से खिलाए। जियोंग हिचकिचाती है लेकिन फिर मान जाती है। जैसे ही राजा खाता है उसका दिल पुराने दिनों की यादों से भर जाता है। भावुक होकर राजा पूछते हैं कि जियोंग को कैसे पता चला कि ऐसा खाना उन्हें इतना छू जाएगा। जियोंग फिर सच बताती है कि वो भविष्य से आई है और चाहती है कि राजा उस पर यकीन करे। लेकिन राजा हंसकर कहते हैं कि वो चाहे बेहतरीन कुक हो लेकिन दिमागी तौर पर अस्थिर है। वह तर्क देते हैं कि अगर उसने कहा होता कि वो किसी और देश से आई है तो शायद मान भी लेते। मजबूरी में जियोंग झूठ बोल देती है कि यूरोप में राजघराने अक्सर ऐसा ही खाना खाते हैं, इसलिए उसे लगा कि राजा को पसंद आएगा। यह सुनकर राजा दंग रह जाता है। इसी बीच मोकजू वहां पहुंच जाती है। ख्वाजा रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जबरदस्ती अंदर चली आती है। अंदर का नजारा देखकर राजा का मुस्कुराता चेहरा और जियोंग का साथ, वो भीतर से जल उठती है लेकिन अपने भाव छुपाकर राजा को कुछ पुरानी पेंटिंग्स दिखाती है।
राजा उसे ठंडे लहजे में टाल देता है और कहता है कि किसी और समय आए। अपमानित होकर चली जाती है। अंदर जियोंग फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसका हाथ पकड़ लेता है और गंभीर स्वर में कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। जियोंग बेचैन हो जाती है, समझ ही नहीं पाती कि राजा ने उसे किस मायने में चुना है। क्या वो उसे सचमुच अपना साथी बनाना चाहता है? तभी संगजे अचानक आकर जियोंग से कहता है कि वो राजा के साथ हुई हर बातचीत, खासकर खाने के दौरान, गुप्त रूप से उसे बताए। जियोंग हैरान होकर संगजे का प्रस्ताव ठुकरा देती है। वह कहती है, अगर कुछ गलत हो गया तो हमारी दोनों की जान जा सकती है, और मैं तुम्हारे लिए ये क्यों करूं? संगजे शांति से समझाता है कि जियोंग को महल के अंदर एक साथी की जरूरत है। वह याद दिलाता है कि राजा ने कभी भी डिनर के वक्त मोकजू को नहीं ठुकराया था, लेकिन जियोंग की वजह से पहली बार ऐसा हुआ। अब मोकजू उसे अपना सबसे बड़ा खतरा मानती है और उसे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वह वादा करता है कि अगर जियोंग उसका साथ देगी तो वह उसकी रक्षा करेगा। खतरे को समझते हुए जियोंग आखिरकार मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, संगजे को उसका खोया हुआ बैग ढूंढना होगा। संगजे तुरंत उसकी शर्त मान लेता है। उधर मोकजू अब भी राजा के बर्ताव पर गुस्से से जल रही है। वह अपनी दासी से शिकायत करती है। दासी नया प्लान सुझाती है, सभी शाही रसोइयों को जियोंग के खिलाफ कर दो, तभी वो महल में टिक नहीं पाएगी। मोकजू को ये योजना पसंद आती है और दासी बताती है कि इस काम के लिए शेफ मंग सबसे सही इंसान है। अगला सीन दिखाता है कि शेफ मंग जियोंग की मिठाई चखता है और दंग रह जाता है। ऐसा स्वाद उसने जिंदगी में कभी नहीं चखा। फिर भी बाकी शेफ जियोंग को परेशान करने लगते हैं। वे जलावन की लकड़ी भिगो देते हैं ताकि आग न जले, अनाज के भंडार में जिंदा सांप छोड़ देते हैं और रसोई में कॉकरोच फैला देते हैं। जियोंग डर के मारे चिल्ला उठती है, लेकिन गिलग्यूम बहादुरी दिखाकर नंगे हाथों से सांप पकड़ लेती है। दिन भर की थकान और तंग करने के बाद जियोंग और गिलग्यूम जब जेल लौटते हैं तो चैन की सांस लेते हैं। जियोंग कहती है कि जेल रसोई से बेहतर है, कम से कम वहां कोई उन्हें तंग तो नहीं करता। जेल में बैठी जियोंग सोचती है कि राजा से रसोई में मिली परेशानियों की शिकायत करे, लेकिन गिलग्यूम उसे रोकती है। वह कहती है कि अगर उसने राजा को बताया तो सारे रसोइयों के सिर कट सकते हैं। यह सोचकर जियोंग घबरा जाती है और शिकायत का विचार छोड़ देती है। अगली सुबह संगजे राजा को कई मंत्रियों के इस्तीफे पेश करता है। राजा हैरान होकर पूछता है कि इतने लोग अचानक क्यों छोड़ रहे हैं। संगजे बताता है कि सब नाराज हैं। गवर्नर होंग को सजा दी गई, लेकिन जिस लड़की की वजह से ये सब हुआ वह जिंदा है और अब राजा को खाना भी परोस रही है। ये सुनकर ली हेयोन गुस्से से भड़क उठता है और तुरंत सभी मंत्रियों को दरबार में बुलाने का हुक्म देता है। दरबार में मंत्री खुलकर विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि ये नाइंसाफी है कि एक चुड़ैल को छोड़ दिया गया और गवर्नर होंग को सजा मिली। संगजे और उसके पिता राजा का समर्थन करते हैं और उसका बचाव करते हैं, लेकिन बाकी मंत्री उन पर आरोप लगाते हैं कि वे अंधे होकर राजा का पक्ष ले रहे हैं और उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। राजा गुस्से से दरबार में दहाड़ उठता है और पूछता है, तुम लोग असली राजा चाहते हो या फिर सिर्फ एक कठपुतली? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब जाता है, कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। तभी राजा आदेश देता है कि जियोंग को दरबार में लाया जाए। वही सीन दोबारा सामने आता है जैसा एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखा था। जियोंग को घसीटकर मंत्रियों के सामने लाया जाता है। मंत्री एक स्वर में उसकी फांसी की मांग करते हैं और गवर्नर होंग की सजा वापस लेने की गुहार लगाते हैं। सबके सामने राजा अपनी तलवार निकाल लेता है। जियोंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि अब उसका अंत आ गया। लेकिन राजा अचानक घोषणा करता है कि वही चुड़ैल जिसने उसे कल रात अजीब खाने से बहका दिया था, अब उसकी नई शाही बावर्ची होगी। मगर शर्त भी रखता है, जियोंग को हर रोज एक नया पकवान बनाना होगा जो राजा के स्वाद और मानक पर खरा उतरे। एक बार भी नाकाम रही तो उसकी मौत तय है।
दरबार खत्म होते ही मंत्री आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि राजा औरतों के चक्कर में अंधा हो चुका है। क्या चौथी रानी काफी नहीं थी? अब चुड़ैल पर दिल आ गया है। वे कसम खाते हैं कि किसी भी हाल में जियोंग को खत्म करेंगे। उधर मोकजू महारानी के पास पहुंचती है और शिकायत करती है कि जियोंग को अचानक शाही बावर्ची बना दिया गया। महारानी उसकी बात अनसुनी कर देती है। ये राजा का फैसला है, मैं दखल नहीं दे सकती। लेकिन मोकजू हार नहीं मानती। वह याद दिलाती है कि जियोंग उसी दिन प्रकट हुई थी जब ग्रहण लगा था। उसी दिन राजा पर तीर चला और उसी दिन उसने ग्रहण के वक्त का शिकार किया हुआ हिरण पकाकर खिलाया। ये सुनकर महारानी भड़क उठती है कि राजा पर हमला हुआ और उसे बताया तक नहीं गया। मोकचू मौका पकड़कर कहती है कि शायद जियोंग राजा को धोखा दे रही है। दाजर ठान लेती है कि वह खुद जियोंग की पाक कला की परीक्षा लेगी। अगर सचमुच हुनर है तो मंत्री चुप हो जाएंगे, वरना असली चेहरा सामने आ जाएगा। सीन बदलता है। मुख्य जियोंग और गिलगियम को उनका नया ठिकाना दिखाता है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आरामदायक बिस्तर, गर्म फर्श और सुरक्षित जगह। वे गले लगकर झूम उठते हैं। उन्हें उनके नए यूनिफॉर्म भी देता है, शाही मुख्य बावर्ची का जोड़ा, जिसे रसोई में पहनना होगा। गर्व और खुशी से दोनों उसे स्वीकार करते हैं। अगली सुबह जियोंग और गिलग्यूम अपने नए यूनिफॉर्म में शाही रसोई पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहले से साजिश रची जा चुकी है। आटे में नमक मिला दिया गया है, चाकू कुंद कर दिए गए हैं, बेहतरीन मांस और सॉस छिपा दिए गए हैं। जैसे ही जियोंग पहुंचती है, मिनिस्टर औपचारिक तौर पर उसका परिचय कराता है। जियोंग सबसे पहले खुद को सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है और पूछती है, मेरे बाद रसोई में सबसे ऊंचा पद किसका है? सब शेफ यान की ओर इशारा करते हैं। जियोंग फिर सबसे कहती है कि अपना अपना नाम और काम बताओ। इसके बाद वह शांत स्वर में आदेश देती है, आज का खाना तुम सब खुद राजा के लिए बनाओ, मैं बस बैठकर देखूंगी। सब हैरान रह जाते हैं। यान विरोध करता है, मुख्य बावर्ची होकर आप हमें क्यों करवा रही हैं? जियोंग मुस्कुराकर बताती है, मैंने पहले ही राजा को बता दिया है कि मैं आज आराम करूंगी। तो अगर खाना बिगड़ा, जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। ये सुनते ही रसोइयों के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वे अपनी चालें छोड़कर तुरंत असली सामग्री निकालते हैं, चाकू तेज करते हैं और बेहतरीन मांस चुनकर खाना बनाने में जुट जाते हैं। गिलगियम गर्व से कहती है, वाह जियोंग, कितनी चालाकी से खेल पलट दिया। जियोंग बस सहजता से जवाब देती है कि उसने पहले भी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है और जानती है कैसे निपटना है। तभी अचानक एक दासी आती है और संदेश देती है, महारानी ने जियोंग को तुरंत बुलाया है। जियोंग महारानी के सामने झुककर प्रणाम करती है, लेकिन माहौल भारी और तनाव भरा है। चारों तरफ राजा की रानियां बैठी हैं, जिनमें मोकजू भी मौजूद है। महारानी ठंडी नजर से कहती है, तो तुम ही हो वो चुड़ैल जिसके बारे में सब बातें करते हैं? जियोंग सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब देती है, मैं चुड़ैल नहीं हूँ महारानी, बस बहुत दूर से आई हूँ। लेकिन राजा की दादी और महारानी सख्त आवाज में ऐलान करती है, मैं खुद तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अगर खाने से राजा को बहकाने की कोशिश की तो इसकी बड़ी सजा मिलेगी। घबराई जियोंग हिम्मत जुटाकर पूछती है, अगर मैं असफल हुई तो सजा क्या होगी? महारानी कहती है, तुम्हारा मुकाबला महल के सबसे बेहतरीन बावर्ची से होगा। हार गई तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा। जियोंग कांपती आवाज में कहती है, हाथ तो किसी बावर्ची की जान होता है। महारानी व्यंग्य से जवाब देती है, तो अगर हाथ बचाना चाहती हो, वही कमाल का स्वाद हमें चखाओ जैसा राजा को खिलाया था। जियोंग की नजरें तुरंत मोकजू पर जाती हैं। उसे साफ समझ आता है कि ये पूरा जाल उसी ने बिछाया है। डर और गुस्से से उसका दिल भारी हो जाता है, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरे सीन में राजा को मुख्य लेखक जांग जॉन का खत मिलता है, मेरे पास ऐतिहासिक ड्राफ्ट है, आज रात मिलो। राजा सोचता है, आखिरकार अब माँ की मौत का सच सामने आएगा। तभी संजय आकर उसे प्रतियोगिता की खबर देता है। सभा भवन में प्रतियोगिता की तैयारी पूरी है। महारानी और रानियां जज बनकर बैठती हैं।
जियोंग और बाकी बावर्ची अपनी अपनी मेज पर खड़े हैं। जियोंग साफ घबराई हुई दिखती है। तभी राजा खुद वहां पहुंचता है। सब झुककर उसका अभिवादन करते हैं। महारानी मुस्कुराकर कहती है, बहुत दिनों बाद तुम्हें यहाँ देख रही हूँ। मैं ऐलान करता है, नहीं, ये खेल तभी मजेदार होगा जब सबके लिए बराबरी का नियम हो। अब से जो भी हारेगा उसका एक हाथ जाएगा। सिर्फ विजेता ही बचेगा। वह पहरेदारों को आदेश देता है कि भूसे काटने वाले बड़े चाकू ले आओ। उन्हें देखकर जियोंग कांपने लगती है। आंसू निकल आते हैं और पिता की यादें उसकी आंखों में तैर जाती हैं। राजा उसकी ओर देखकर मन ही मन सोचता है, अगर तुम सचमुच भविष्य से आई हो तो आज साबित करो। इन्हें दिखाओ, ऐसा पकवान बनाओ जो इनकी आंखें खोल दे। नेक्स्ट सीन की शुरुआत शाही कुकिंग प्रतियोगिता से होती है। इसमें जियोंग, शेफ और शेफ मैंग भाग ले रहे होते हैं। डाउजर क्वीन इंजू प्रतियोगिता का थीम बताती हैं, संतान धर्म यानी माता पिता के प्रति प्रेम और कर्तव्य। मुख्य सामग्री होगी टोफू और डेंजांग। यह सुनकर जियोंग असमंजस में पड़ जाती है क्योंकि जोसोन की परंपराओं को समझना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन उसे अपने पिता की याद आती है जो उसे डेंजंग पास्ता बनाकर खिलाते थे। वह इसे अपने पिता के प्यार का प्रतीक मानते हुए वही डिश बनाने का निर्णय लेती है। प्रतियोगिता महज पाककला की नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण की लड़ाई भी बन जाती है। राजा और क्वीन डाउजर के बीच तनाव खुलकर सामने आता है। राजा मन ही मन मानता है कि जियोंग का हुनर ही उसकी ताकत है और उसी के सहारे वह मोकजू और उसके परिवार की शक्ति को परखेगा। इस बीच सीनियर बावर्ची चाल चलते हैं और सारा अच्छा टोफू व डेंजंग अपने पास रख लेते हैं ताकि जियोंग हार जाए। लेकिन जियोंग हार मानने के बजाय पालक पर नजर डालती है जो हाल ही में देश में आया है। यह सेहतमंद है और रानी की तबीयत के लिए भी अच्छा होगा। वह अपनी डिश की योजना बदलकर पालक को शामिल करने का निर्णय लेती है। इसी बीच यूनक यून उसे मदद करता है और उसे शाही रसोई के पिछवाड़े में रखा 3 साल पुराना डेंजंग दिखाता है और साथ ही एक कहानी सुनाता है कि क्वीन इंजू की मां ने महल आने से पहले आखिरी बार उन्हें डेंजांग सूप खिलाया था, जिसका ताज़ा और दिलकश स्वाद आज तक कोई दोबारा नहीं बना पाया। वहीं सीनियर बावर्ची कुक योंग और कुक यम अपनी अपनी डिश, मछली के पकौड़े और ऑक्टोपस टोफू सूप बनाकर जियोंग का मजाक उड़ाते हैं और आपसी दुश्मनी दिखाते हैं। जियोंग पालक का पेस्ट मिलाकर हरे रंग का आटा गूंथती है, जिसे दरबार बेवकूफ़ी मानता है, लेकिन राजा उसका पक्ष लेकर कहता है कि उसे नए स्वाद की उम्मीद है। क्वीन डाउजर उसे राजा की झुकाव की निशानी मानती है। इस दौरान हेड कुक जियोंग को बताती है कि रानी बचपन से ही अपनी मां के बनाए ताज़े और दिलकश डेंजंग सूप को याद करती हैं, जो अब तक कोई भी बावर्ची दोहरा नहीं पाया। यह सुनकर जियोंग समझती है कि केवल स्वादिष्ट खाना काफी नहीं, बल्कि उसे भावनात्मक स्वाद को भी पुनः रचना होगा, जिससे वह दुविधा में पड़ जाती है। इस बीच सीनियर बावर्चियों में सामग्री को लेकर झगड़ा होता है, जबकि जियोंग अचानक कहती है कि उसे एक और सामग्री चाहिए और प्रतियोगिता के बीच बाहर जाने की कोशिश करती है। सैनिक रोकते हैं तो दरबार में बहस छिड़ जाती है। राजा उसके पक्ष में बोलता है, लेकिन खतरनाक शर्त रखता है कि अगर वह हार गई तो दोनों हाथ काटे जाएंगे। जियोंग यह शर्त मान लेती है और अपनी दोस्त गिलग्यूम को गुप्त सामग्री लाने भेजती है, उस पर पूरा भरोसा करते हुए। गिलग्यूम जब रहस्यमयी सामग्री लेकर लौट रही होती है तो मोकचू की भेजी हुई कोर्ट लेडी उस पर हमला कर देती है। गिलग्यूम घायल हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती और समय पर पहुंचती है। इसी बीच जियोंग अपनी डिश में अनोखा स्वाद लाने के लिए डेंजंग को सीधा आग पर जलाकर उसे स्मोकी फ्लेवर देती है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। आखिरी पलों में गिलग्यूम वहां आकर सीप देती है, जिन्हें जियोंग तुरंत अपने सूप में शामिल कर लेती है। लोग सीप देखकर हैरान हो जाते हैं और इसे बेवकूफ़ी भरा कॉम्बिनेशन मानते हैं, लेकिन राजा जियोंग का पक्ष लेकर कहता है कि पहले उसका खाना चखा जाए, फिर फैसला लिया जाए। प्रतियोगिता खत्म होती है और सभी अपनी अपनी डिश पेश करते हैं। सबसे पहले शेफ मैंग अपने फिश डंपलिंग्स पेश करता है,
सब तारीफ करते हैं, लेकिन किंग कहता है कि डेंजांग का स्वाद बस डिपिंग सॉस में था। फिर शेफ अपना टोफू योनपोतांग देता है, वो भी सबको पसंद आता है। आखिर में जियोंग की बारी आती है, लेकिन जब जियोंग साधारण सा दिखने वाला डेंजंग सूप पेश करती है तो लोग निराश हो जाते हैं और मोकजू उसका मजाक उड़ाती है। हालांकि जैसे ही क्वीन डाउजर सूप चखती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें वही ताजगी और दिलकश स्वाद मिलता है जो उनके बचपन में माँ के हाथों से बने सूप में था। जियोंग बताती है कि उस स्वाद का राज सीप है जो सेमजिन नदी के पास मिलते हैं, ठीक वहीं जहां रानी ने अपना बचपन बिताया था। साथ ही उसने सूप में पालक इसलिए डाला क्योंकि यह हड्डियों और खून की कमी के लिए फायदेमंद है, यानी उसने खाना ही दवा है के सिद्धांत को अपनाया। उसकी सोच और स्वादिष्ट डिश से क्वीन डाउजर इतनी प्रभावित होती है कि वे उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देती हैं। राजा भी जियोंग की तारीफ करता है और रानी सबके सामने घोषणा करती है कि अब से शाही रसोई की असली चीफ रॉयल कुक यान जियोंग ही है। लेकिन किंग यी हॉन अपना वादा याद करता है और बाकी दोनों शेफ के हाथ काटने का हुक्म देता है। जियोंग तुरंत रोकती है और कहती है कि किसी कुक का हाथ काटना मतलब उसे मारना है। क्वीन भी मान जाती है कि ये प्रतियोगिता असल में जियोंग को नीचा दिखाने के लिए रखी गई थी। अंत में किंग दोनों शेफ को माफ कर देता है और कहता है कि उन्हें जियोंग से सीखना चाहिए। इसके बाद क्वीन और बाकी रानियां बात करती हैं कि क्या यी हॉन को अपनी मां के बारे में सच्चाई पता है। खुलासा होता है कि उनकी मां को हटाकर जहर दिया गया था। दूसरी ओर जियोंग किचन लौटती है, जहां दोनों शेफ उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने उनकी जान बचाई। गिलग्यूम बताती है कि उस पर हमला हुआ था लेकिन गोंगगिल ने उसे बचाया। तभी सोंगजे आता है और कहता है कि जियोंग सिर्फ अपने टैलेंट से नहीं बची, बल्कि किंग यी हॉन ने भी मदद की थी, हालांकि वह ज्यादा नहीं बताता। उधर किंग मोकजू से सवाल करता है कि उसने जियोंग पर वार क्यों करवाया। कांग कहती है कि वह असली दुश्मन की तलाश से भटक रहा है, वही जिसने उसकी मां को मारा था। तभी किंग को चक्कर आते हैं और वह अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। इसी बीच प्रिंस जेसान को पता चलता है कि डायरेक्टर किम यांग-सो ने उसकी बात अनसुनी करके यी हॉन पर हमला करवाया था। हत्यारा एक मुखौटा पहने तेज आदमी था और इशारा मिलता है कि वह गोंगगिल ही है। फिर जियोंग को पता चलता है कि राजा को दौरे पड़ते हैं और इन पलों में वह सब पर हमला कर देता है। उसे शांत करने के लिए वह डेंजांग पास्ता बनाती है। राजा पहले सबको बाहर भेज देता है और सिर्फ जियोंग को रहने देता है। गुस्से में होने के बावजूद वह पास्ता खाकर खुश हो जाता है। जियोंग बताती है कि जब वह उदास होती थी, उसके पिता यही बनाते थे। राजा उससे उसके भविष्य के बारे में पूछता है। जियोंग झिझक जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसके भविष्य में खून खराबा और उसका तख्तापलट शामिल है। बाद में राजा एक किताब में जियोंग के बनाए खाने का जिक्र करता है और उसे वही नाम देता है, मंगुनरोक, जो जियोंग की किताब का नाम था। तभी असली मंगुनरोक गायब हो जाता है। एपिसोड के अंत में यी हॉन को खबर मिलती है कि यी जांगयून, जो उसकी मां की मौत के राज का सुराग ला रहा था, की हत्या हो गई है। गुस्से में वह शराब मंगवाता है। नशे में धुत वह जियोंग को पास खींचकर चूम लेता है।